हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो में हम सी यू टी पी जी बायोकेमिस्ट्री जो आपका 23 का क्वेश्चन पेपर था उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि जो 23 का बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर आया था उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे आपके। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एलाइजा। ठीक है, देखो एलाइजा बेसिकली इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो इसमें जैसे आप देखते हो एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड होता है। तो जैसे इसमें ऑप्शन है मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीजन एंड कपलिंग एंजाइम। क्योंकि जैसे इसके अंदर जो हम सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करते हैं उसके साथ हम एंजाइम लगाते हैं, जैसे हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो एलाइजा में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट एंटीजन एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकंड क्वेश्चन, केएम जो होता है वो माइकलिस कांस्टेंट होता है। इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जहां पर आपकी जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है किसका, हाफ का। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन उन्होंने पूछी थी कि जो हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ते हैं विच इज वी इज इक्वल टू वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस। ठीक है ना, ये हम जो बेसिक से आपकी इक्वेशन पढ़ते हैं। तो ये आपको बेसिकली हमने डिस्कस भी किया हुआ है, या अगर आपने एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ा है तो वी इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। के एम बेसिकली वो कंसंट्रेशन होती है सबस्ट्रेट की जहां पर वेलोसिटी आपकी वी मैक्स बाय हाफ होती है। ठीक है, तो इट इज सिंपली डेफिनेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देखते हो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता है। जो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन है वो कहां पर होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, इट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। इट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, इसके पास अ, अपनी प्रोटीन मशीनरी भी होती है। तो इट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। तो ये जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें तो कुछ प्रोटीन्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है, और जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो न्यूक्लियस में जो जीन्स होती हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन होकर वो प्रोटीन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, तो इसमें बहुत ए एंड बी होगा। ठीक है, कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, आपके जो आपका डीएनए है। तो डीएनए के अंदर जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम ऑब्वियसली दो स्ट्रैंड जो आपके हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ए होता है, तो ऑब्वियसली ए के सामने हम क्या बोलते हैं कि इज ए जो होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है टी के साथ, या अगर टी है तो वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ए के साथ। ऐसे ही जी जो होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद सी, और सी मेक्स ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद जी। ठीक है, तो इसमें नॉन कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, डीएनए क्लोनिंग इज एन एसेंशियल टूल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आपको बताना है कि अमंग द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डीएनए क्लोनिंग इन प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, सो देखो इसमें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको डाइजेशन कराना होता है। आपका जो रिस्ट्रिक्शन मतलब जो भी आपके पास डीएनए है, जो भी आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट है डीएनए का जिसमें जीन्स हैं और प्लाज्मिड का। ठीक है, जैसे ये कॉमन सा स्टेप होता है कि दोनों को बेसिकली हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले आपने दोनों का रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कराना है। उसके बाद हमारा क्या मोटिव रहेगा कि इन विट्रो डीएनए लाइगेशन, कि वो जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अपने प्लाज्मिड में लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को हम एज सच नहीं डालते आपके होस्ट के अंदर, क्योंकि वो उसको डिग्रेड कर देगा। बट वेक्टर जो होता है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फिर आप उसकी कॉपीज भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप उस लाइगेटेड डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन, इट मीन्स दैट यू विल बेसिकली जो आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, आप उसको एक होस्ट में डालोगे। ठीक है, आफ्टर दैट बेसिकली यू हैव टू सेलेक्ट होस्ट सेल्स।
यू हैव टू गो फॉर द सिलेक्शन ऑल्सो ना, बिकॉज व्हेन यू यूज सम वेक्टर, उसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स भी होते हैं, दे विल हेल्प यू इन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है, एंड देन कन्फर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए आएगा, आफ्टर दैट सी, डी, बी एंड ई, ठीक है। तो ये आरडीटी के अंदर हम ऐसा करते हैं कि basically जो recombinant DNA technology, because you are interested in making new combinations. Given that delta G is equal to delta H minus T delta S, with reference to it, identify the wrong statement. पहली स्टेटमेंट है कि in exergonic reaction delta G is negative. When delta G is zero, the reaction or the system is at equilibrium. फिर वो कह रहा है डेल्टा जी मस्ट बी पॉजिटिव फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो सबसे कॉमन आप पढ़ते आए हो कि जब भी कोई रिएक्शन, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बात करते हैं एटीपी का जो हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, एटीपी का जब ब्रेकडाउन होता है, दैट इज एडीपी प्लस पीआई, ठीक है, उसके लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो होती है -30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जो एटीपी का ब्रेकडाउन है वो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं कि एडीपी प्लस पीआई से मैंने एटीपी बनाना है, तो उसका जो डेल्टा जी होता है वो होता है आपका +30.5 किलो जूल पर मोल। तो इट इंडिकेट्स दैट कि ये जो रिएक्शन है ये आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। डायबिटीज इज ए डायबिटीज इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक, जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे जो हम टाइप 2 या बेसिकली जैसे हम बोल सकते हैं टाइप 1 बोल सकते हैं, क्योंकि टाइप 1 के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही बीटा सेल्स को किल कर देता है। तो जेनेटिक भी है ये, ठीक है। मतलब टाइप 2 में भी आपको देखने को मिल सकता है कि अ, जैसे पेरेंट्स में अगर किसी को है तो फिर आगे उनके बच्चों में भी डायबिटीज के चांसेस होते हैं। और ये मेटाबॉलिक भी है, मेटाबॉलिक इन द सेंस कि ऑब्वियसली देर इज हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ठीक है, एंड समहाउ जो बेसिकली जो सिस्टम है, या बेसिकली जो आपका इंसुलिन का लेवल हो गया, ठीक है, तो उसका लेवल कम होने की वजह से भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रहता है, आपका ज्यादा रहता है। द टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट दैट ऑल्सो एक्ट एज प्रोऑक्सीडेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो इसका आंसर एक है एस्कॉर्बेट और एक आपका बीटा कैरोटीन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो होते हैं जिनमें हम आरएनए से क्या बनाते हैं, आपका सीडीएनए, ठीक है। जैसे आपने आरटीपीसीआर भी सुना होगा, जैसे कोविड में होता है ना, कोविड जो कोरोना वायरस था उसका जीनोम आरएनए है, तो हमें आरएनए से क्या बनाना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। सीडीएनए का मतलब होता है हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता है कि एमआरएनए जो होता है, क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड है और उसमें पॉली ए टेल होती है, उसमें क्या होती है, पॉली ए टेल। तो सबसे पहले जैसे आप एक एनीलिंग ऑफ ओलिगो डीटी प्राइमर टू एमआरएनए, ठीक है, पहले आपने वो लगाया। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना देगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट होना चाहिए, फिर ये सेकंड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप एमआरएनए को डिग्रेड करा दो, ठीक है ना। पहले आपके पास एमआरएनए था, उसको देख के डीएनए बना, अब एमआरएनए को आप डिग्रेड करा दो, नाउ यू आर लेफ्ट विद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। आप पॉलीमरेज 1 और डीएनटीपी यूज करके आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाओ, और उसके बाद डाउनस्ट्रीम एनालिसिस करो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। तो इट हैज टू बी ए के बाद आना चाहिए आपका सी, डी, बी एंड ई, ठीक है। तो वो फर्स्ट ऑप्शन ही बन रहा है आपका ACDBE। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनेलीज, तो ये कौन सी आपकी, न्यूक्लियस। अब जैसे ये आपको ध्यान रखा है कि ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस वाटर, कैन अक्कर ओनली व्हेन एटीपी इज हाइड्रोलाइज टू एडीपी एंड पीआई, ठीक है। देखो क्या ना, अब वो कह रहा है कि ये वाली जो रिएक्शन है ये सिर्फ तभी होगी जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ना कि ऐसे जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन है उसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है, क्योंकि वो खुद से नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, मान लो एक रिएक्शन है, अभी मैंने आपको बताया कि एटीपी के हाइड्रोलिसिस की वैल्यू है -30.5, ठीक है। अब चलो मान लो मुझे इसकी वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने आपको कह दिया ये +20 है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो नेट कितनी आ गई, माइनस,
और माइनस का मतलब क्या होगा, फिर तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। तो अगर कोई रिएक्शन खुद से नहीं हो पा रही है, इसका मतलब उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, और यू हैव टू डू सम अदर रिएक्शन, और यू हैव टू डू सम गिव एनर्जी, ठीक है, ताकि आप, जैसे वही ना हमने एटीपी दिया, हमने एनर्जी दी, और अब वो रिएक्शन कैसी होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Sanger's chain termination method is used for sequencing of single-stranded DNA by using nucleotides and short DNA stretches। ये सही है, क्योंकि सैंगर मेथड वैसे दो होते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग का भी होता है और आपका प्रोटीन सीक्वेंसिंग का भी। सैंगर मेथड के अंदर हम 1 फ्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये जनरली हम यूज करते हैं, बट ये जो डेंसाइल क्लोराइड है और जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं इनको नहीं यूज करते। तो इसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू है और आपकी स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएचसी, एमएचसी जो होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस ऑफ टी सेल्स। ठीक है, देखो एमएचसी वैसे क्लास 1 और 2 होते हैं। जो क्लास 1 होता है वो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर होते हैं, बट जो क्लास 2 होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ एमबीडी, मैक्रोफेजिस, बी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स। ठीक है, सो एमएचसी जो होता है वो सेल सरफेस होता है ऑफ टी सेल्स फॉर एंटीजन रिकग्निशन, ये सही है, क्योंकि एमएचसी जो होता है वो एंटीजेनिक पेप्टाइड के साथ बाइंड करता है। और जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हम एमएचसी मैच करते हैं, क्योंकि जब भी एक से दूसरे में ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो उनके टिश्यू मैचिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वो मैच नहीं करता तो दैट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ एलोग्राफ्ट। तो इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सम ऑफ ऑल प्रोटीन्स फंक्शनिंग इन ए गिवन सेल इज कॉल्ड ए प्रोटियोम। ठीक है, प्रोटियोम मतलब जितने भी सेल, एक स्पेसिफिक सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं, और प्रोटियोमिक्स इज द सिस्टम कैरेक्टराइजेशन ऑफ द प्रोटियोम अंडर ए गिवन कंडीशन। ठीक है, क्योंकि देखो प्रोटीन्स की जो एक्सप्रेशन होती है वो, इट इज नॉट लाइक कि सारे प्रोटीन्स एट ए टाइम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर भी, कि जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लो एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया विल मेक हीट शॉक प्रोटीन्स ओनली जब उसको हीट मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज तो फिर वो आपका, मतलब अदरवाइज तो फिर उसको प्रोटीन्स जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ ए जीनोम अंडर ए पर्टिकुलर कंडीशन एंड इट्स ट्रांसलेशन इज द बेसिस ऑफ सेल्स प्रोटियोम। ठीक है, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर कंडीशन में कितना एमआरएनए बन रहा है, कितना उसका उससे प्रोटीन बन रहा है, वही आपका प्रोटियोम बताएगा। तो एजर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। Most abundant enzyme on earth is Biospheris rubisco. Cooperativity in receptor ligand interaction causes large change in receptor activation with small change in ligand concentration। ठीक है, कोऑपरेटिविटी वही होता है ना, जैसे अब एक एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है, मान लो उसके साथ मल्टीपल लिगेंड लग सकते हैं, तो थोड़ा बहुत भी अगर आप लिगेंड कंसंट्रेशन में चेंज करोगे तो रिसेप्टर एक्टिवेशन में आपको लार्ज चेंज देखने को मिल सकता है, ये सही है। और जब भी एम्पलीफिकेशन, जब भी हम किसी सिग्नलिंग पाथवे की बात करते हैं, तो जैसे पहले एक एंजाइम एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर ने एक को एक्टिवेट करा, फिर उसने दूसरे को करा। ठीक है, तो ये एम्पलीफिकेशन, जब भी हम किसी सिग्नलिंग की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं कि एक तो स्पेसिफिक होता है, रिसेप्टर लिगेंड की इंटरेक्शन स्पेसिफिसिटी होती है, तो उसके अलावा वहां पर एम्पलीफिकेशन, कि मे बी लिगेंड तो एक लगा है बट दैट सिग्नल इज एम्पलीफाइड, एक ने आगे एक को एक्टिवेट करा, फिर उसने मल्टीपल। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग में होता है, तो दोनों स्टेटमेंट ये आपके यहाँ पर ट्रू है। इन एनालॉग विद सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी, हाउ यू विल अरेंज द ओमिक्स इन ए गिवन ऑर्डर। ठीक है, देखो सबसे पहले जब हम सेंट्रल डॉग्मा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि रेप्लिकेशन, डीएनए से कीट से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो सबसे पहले तो जीनोमिक्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो आगे बोलोगे आप ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे प्रोटियोमिक्स, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। उसके बाद आप बोलोगे मेटाबोलोमिक्स, कि मतलब मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट फिनोटाइप और फिनोमिक्स। ठीक है, तो ये सिंपली डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है आपका, प्रोटीन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन नेचुरली अकरिंग 20 अमीनो एसिड्स, जो कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप्स हैं, दे आर बॉन्डेड टू द अल्फा कार्बन। सही है, क्योंकि आर चेन डिफरेंट होती है, बट अल्फा के साथ एक COH और एक NH2 तो लगा होगा। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC, अल्फा कार्बन इज ऑल्सो द कार्बन वन। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, अगर मान लो मैंने बनाया ये COH है, ठीक है, ये आपका कार्बन है, इधर आपका जैसे NH2 है, ठीक है, इधर जैसे हमने हाइड्रोजन दिखा दिया, इधर आपकी साइड चेन है। तो ऑब्वियसली क्या होता है ना, COH ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे, तो
तो ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, तो अल्फा कार्बन आपका फर्स्ट कार्बन नहीं होगा, तो स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू आपकी फॉल्स है। सिकल सेल एनीमिया कॉजेज सिकलिंग ऑफ आरबीसी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द डिजीज। पहली है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो लार्ज एग्रीगेट बना लेता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। डिजीज डज नॉट अफेक्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन बट डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अफेक्ट नहीं होता है, बट जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं लगी हुई है, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। द enhanced aggregation propensity is due to the hydrophobic effect of underlying mutation, ठीक है। देखो जब भी हम सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो ग्लूटामिक एसिड है दैट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड जो है वो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, वैलिन आपका हाइड्रोफोबिक है। तो ये तो है कि वैलिन आने की वजह से आपका हाइड्रोफोबिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा बेसिकली प्रोमिनेंट हो गया है। तो ये भी आपका हो सकता है। द पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू मलेरिया, ठीक है, जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है ना उनको मलेरिया नहीं होता है, तो डी तो बिल्कुल गलत है। एंड द डिजीज इज नॉट क्यूरेबल, ठीक है। अब इसमें देखो ए बी सी तो सही लग रहा है, ई भी जो है ना, ई भी मेरे हिसाब से तो बेसिकली क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, अब इसको हम क्यूरेबल तो नहीं बोल सकते, बट पता नहीं उन्होंने आंसर की में डी और ई दोनों क्या दे रखे हैं आपके, बेसिकली नॉट करेक्ट। मतलब इसका मतलब डिजीज इज क्यूरेबल, बट मेरे ख्याल में तो नहीं क्यूरेबल है, क्योंकि आपके जो म्यूटेशन हुई है वो डीएनए लेवल पे हुई है, ठीक है। बट चलो और कुछ बन भी नहीं रहा है, तो यू हैव टू गो फॉर डी एंड ई ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स की बात होती है तो हम डीएनए प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए की बात करते हैं, तो प्रोटीन बॉडीज तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम की बात होगी तो प्रोटीन और हिस्टोन की बात होगी, तो प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स होगा, ये सही है। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दे आर कोवलेंटली लिंक टू प्रोटीन, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो तो देखो क्या होता है ना, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक तरह से आयनिक इंटरेक्शन है, तो उसको आप कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बोलोगे। प्रोटीन ऑक्टामर्स आर रैप्ड विद अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है, कई जगह 200 और कई जगह एग्जैक्टली 146 बेस पेयर लिखा होता है। और सबसे पहले जो पैकेजिंग होते हैं वो 10 या 11 नैनोमीटर, 2 से 11 बनता है, फिर 30 बनता है, 300 बनता है, 700 बनता है और लास्ट में आपका 1400। तो बी और सी तो गलत है, सॉरी ये आपका ए और सी, तो क्या आंसर बनेगा बी डी और ई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। द कैटलाइज रेस्ट्रिक्टेड रिएक्शंस इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रेप्लिकेशन से तो कोई लेना देना है नहीं। दे आर असेंशियल टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो दे वर डिस्कवर्ड बाय सैंगर एंड पॉलिंग। नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात होती है तो हम जैसे बात करते हैं नेथन्स, हैमिल्टन स्मिथ, ठीक है, हर्बर्ट बॉयर, इन सब साइंटिस्ट का नाम आता है। दे कट डीएनए स्पेसिफिकली, वी नो दैट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो टाइप 2 होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एंड दे आर द इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया, बेसिकली जो बैक्टीरिया वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए बनाता है ताकि वो वायरस के डीएनए को कट कर सके और अपने आप को वायरस से बचा सके, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया तो यही चाहता है ना कि मैं अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करूं, क्योंकि वायरस का डीएनए आता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि वो अपनी कॉपीज बना सके। बट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो वायरस डीएनए को कट कर देते हैं सो दैट दे विल नॉट बी एबल टू मेक देयर ऑन कॉपीज, तो इसमें बी डी और क्या होगा आपका ई ओनली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं। प्रोकैरियोट्स हैव 3 आरएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल गलत। देखो बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही पॉलीमरेज होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए बनाता है, और जो यूकैरियोट्स के अंदर पॉलीमरेज 2 है वो एमआरएनए बनाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 राइबोसोमल आरएनए बनाता है, 2 एमआरएनए बनाता है, 3 आपका टीआरएनए बनाता है, और एक 5S राइबोसोमल आरएनए। एंड इट इज सेंसिटिव टू लो कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा मैनिटिन, अल्फा मैनिटिन जो है वो मेंशिया फेलोइड्स बनाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है, इवन एट लो कंसंट्रेशन वो बेसिकली आपके आरएनए पॉलीमरेज 2 को इनहिबिट करता है, तो इसमें एजर्शन तो नहीं करेक्ट है, आपका रीजन क्या है करेक्ट है। द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इन ए सॉल्यूशन विद हाइड्रोजन आयन दिस मच, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर, ठीक है। देखो इसमें सिंपली आपको एक फॉर्मूला बताना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इनका जो सम होता है वो 10⁻⁻14 होता है। हाइड्रोजन मुझे गिवन है, ठीक है, OH मैंने निकालना है।
तो ओ एच यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो concentration of OH negative will comes out to be 7.7 into 10 to power minus 11. तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन अमंग द फॉलोइंग. ठीक है, अब जैसे क्या होता है ना, एक होता है आपका एपो एंजाइम, एक होता है आपका होलो एंजाइम. तो बेसिकली जो होलो एंजाइम होता है वो एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है. तो एपो एंजाइम इज नॉट एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, तो क्योंकि एक्चुअली होलो एंजाइम यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है आपका होलो एंजाइम इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखो ना फंक्शनल एंजाइम प्लस को एंजाइम, तो ये तो सही है. तो एपो एंजाइम जनरली क्या होता है, विच इज योर प्रोटीनेशियस पार्ट. ठीक है, बाकी ये जेम्स सुमर यूरिएज में भी उन्होंने डिस्कवर किया होगा, और हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं उनको मैग्नीशियम चाहिए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए प्रोटीन इज basically a 2 to 4 times 0 gram per mole, then what will be the number of amino acids in a protein assuming mean molecular weight of amino acid this much. ठीक है, तो आपने बस डिवाइड ही करना है. यहाँ पे 3 जीरो है, इसको 110 से कर दो, एक जीरो तो ये कैंसिल होगी, और 11 से करोगे तो ये आपका 2000 आ जाएगा. 2000 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. रामाचंद्रन जो प्लॉट होता है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ये सही है. वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए प्रोटीन और आरएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था. नहीं, वॉटसन क्रिक ने तो सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था. कैल्विन साइकिल इनकॉर्पोरेट्स ऑल द कार्बन बैकबोन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, तो इसमें बस यही गलत है आपका कि वॉटसन और क्रिक ने डीएनए प्रोटीन्स और आरएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था. फाई और साई ये डायहेड्रल एंगल्स होते हैं, इनके बीच के प्लॉट को हम क्या बोलते हैं, आपका रामचंद्रन प्लॉट. ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि इसमें हम फाई और साई के बीच में देखते हैं. जैसे यहाँ पर आपका बेसिकली राइट हैंडेड यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंडेड जो आता है अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स. यहाँ पर जैसे आपका कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट. ठीक है, तो फाई और साई जो होते हैं वो रामचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड है. IgM is a pentamer upon visualization of pure IgM by electrophoresis on a reducing polyacrylamide gel. Reducing मतलब होता है यहाँ पर आप बीटा मरकैप्टो इथेनॉल यूज करते हो. क्या यूज करते हो, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल. तो वो कह रहे हैं कि आपको कितने बैंड देखने को मिलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो एक्चुअली 3 बैंड आने चाहिए, क्योंकि IgM जो होती है ना वो पेंटामेरिक होती है. IgM एक ऐसी एंटीबॉडी है विच इज पेंटामेरिक. तो पेंटामेरिक का क्या मतलब है कि इसके अंदर एक तो हैवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है और एक जे चेन होती है. ठीक है, तो यहाँ पर 3 आने चाहिए, बट 3 ऑप्शन में था ही नहीं, तो यहाँ पर आपका आंसर फिर 2 ही बनेगा. क्योंकि आईजी अगर हम एक ही बात करें उसमें जैसे 4 बैंड आते हैं, क्योंकि उसमें एक सिक्रेटरी कंपोनेंट एक्स्ट्रा होता है. ठीक है, तो यहाँ पर वैसे 3 होना चाहिए. और अगर तो नॉन रिड्यूसिंग होता ना तब एक ही बैंड आता, क्योंकि तब आपका जो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल होगा नहीं, और वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इज लीस्ट डिलीटेरियस. ठीक है, देखो सबसे लीस्ट डिलीटेरियस होगी साइलेंट, क्योंकि साइलेंट म्यूटेशन में न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है बट आपका अमीनो एसिड चेंज नहीं होता. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 है काइमोट्रिप्सिन हाइड्रोलाइसिस पेप्टाइड बॉन्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट कोवलेंट एसाइल एंजाइम इंटरमीडिएट. ठीक है, काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो एक स्पेसिफिक ऐसा सबस्ट्रेट बनाता है, मतलब ये स्पेसिफिक रिएक्शन है कि जो काइमोट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जनरली ब्रेक करता है बॉन्ड आफ्टर एरोमेटिक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट ये कहना कि ये जो मैकेनिज्म है ये सभी एंजाइम्स में ऑपरेटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. हर एक एंजाइम का अपना मोड ऑफ एक्शन है, काइमोट्रिप्सिन का अपना है, दूसरों का अपना है. तो ऐसा कहना कि जो मोड ऑफ एक्शन या जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काइमोट्रिप्सिन का वो सबका है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है. अब ये को आया था पी के वैल्यू के ऊपर. ठीक है, अब ये आपको पी के वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे ये भी मैंने आपको सब टीच किया हुआ है. हिस्टिडिन इसकी पी के वैल्यू होती है 6 विच इज नियर न्यूट्रलिटी. ठीक है, तो ए हैज टू बी 1. ठीक है, A1, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि 2 ऑप्शन में है. ठीक है, एस्पार अब देखो 10.6 और 10.9, अब ये एक लाइसिन की होगी एक टायरोसिन की होगी. एस्पार्टिक एसिड की 4.1 होगी, क्योंकि इसमें COH ग्रुप होता है, तो डी का 3. ठीक है, तो फिर एक ही ऑप्शन बनेगा आपका विच इज बेसिकली योर
तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बनेगा जिसमें A1 है और D3 है, क्योंकि लाइसिन का इसका मतलब 10.6 है, टायरोसिन की 10.9 है। पी के वैल्यू हमें क्या बताती है कि वो पीएच जिसके ऊपर वो अपना हाइड्रोजन आयन लूज करते हैं, जितनी पी की वैल्यू कम होती है उतनी हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी क्या होती है आपकी, ज्यादा। यहाँ पर कुछ आपके पास बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो कि कुछ को फैक्टर्स हैं, या जिन्हें आप बोल सकते हो को एंजाइम्स। जैसे टीपीपी, टीपीपी की जब भी हम बात करते हैं, टीपीपी की बात करते हैं हम जहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है। ये भी मैं बच्चों को बार बार बताता हूँ। एक हमेशा याद रखना है, टीपीपी, टीपीपी वहां पे चाहिए जहां पर डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। और बायोटीन हमें कहां पर चाहिए होता है, जहां पर आपका कार्बोक्सिलेशन होती है। बायोटीन कहां पर चाहिए होता है, जहां पर क्या होती है आपकी कार्बोक्सिलेशन। बायोटीन कहां पर चाहिए होता है, जहां पर क्या हो रही है आपकी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो टीपीपी का डी कार्बोक्सिलेशन होती है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, जब पायरुवेट से एसिटाइल कोई बनता है। बायोटिन, इट हैज टू बी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। जैसे ए का 4 होना चाहिए, सी का 2। अब देखो, ए का 4, अच्छा ये यहाँ पे यार सी का यहाँ पे 3, नहीं ए का तो पक्का 4 है और सी का 2 होना चाहिए। वैसे तो ये ऑप्शन बनने चाहिए, बाकी भी देख लेते हैं। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है, ये लिखा हुआ है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि इसका ए का तो 4 होना चाहिए, और क्योंकि और किसी में तो कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही ना आपकी। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, इसी को आपका, इसको मतलब जो डी है इसका 3 होना चाहिए, ठीक है। ये शायद यहाँ पे कुछ गलती कर रखी है, तो इसका जो राइट आंसर है A4B1C2D3, ठीक है। तो इसमें मैं इसको एडिट भी कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इट हैज टू बी योर सेकंड। यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए इसका, A4B1C2D3। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 32 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर है 33। द ब्रेकडाउन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड टू एसिटाइल कोए वाया बीटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन, ठीक है। तो वही पहले भी आया था ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जैसे दो लिस्ट हैं, एक है लिस्ट 1 लिस्ट 2। सो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इट क्लीव्स डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, ठीक है। देन वी हैव डीएनए लाइगेज, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कराता है। अब आपको एक दे रखा है, एक एक्सोन्यूक्लियस 3 और एक बैक्टीरियोफाज लैम्डा, कि दोनों में क्या फर्क है। तो ए का तो 3 है और बी का आपका 4 है, वैसे एक ही ऑप्शन है। एक्सोन्यूक्लियस 3 बता रखा है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को 5 प्राइम एंड से रिमूव करता है, और जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा का एक्सोन्यूक्लियस है वो 3 प्राइम एंड से करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप याद भी रख सकते हो कि एक्सोन्यूक्लियस 3 जो होता है वो 5 प्राइम से करता है, और लैम्डा कहाँ से करता है आपका 3 प्राइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, treatment of monosaccharides with sodium amalgam reduces their aldehyde and keto group to corresponding acid, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये एक बार चेक भी कर लेते हैं कि जो मोनोसेक्राइड्स विद सोडियम एमालगम, सोडियम एमालगम, तो इसमें क्या लिखा है कि जब हम व्हेन मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज उसको हम ट्रीट कराते हैं, दे आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज सॉर्बिटोल बना देता है, और जो फ्रक्टोज है वो सॉर्बिटोल और मैनिटोल बनाता है। मतलब सोडियम एमालगम जो है वो बेसिकली दे आर रिड्यूस टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये दे रखा है इसके अंदर। तो जैसे ये इसमें स्टेटमेंट 1 एजर्शन आपका क्या दे रखा है, नॉट करेक्ट, और डी
ड्यूलसिटोल एंड डी सॉर्बिटोल आर द कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स ऑफ गलैक्टोज एंड ग्लूकोज। तो ये तो सही है। तो ये बेसिकली हमने किसके साथ देखी है, सोडियम एमालगम। मतलब मे बी या तो फिर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के ऊपर एक्ट करता है, ना कि ये आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो इसमें ए नॉट करेक्ट है, बी आर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है कि फॉस्फोराइल ट्रांसफर रिएक्शंस आर एसेंशियल फॉर द एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सेल। फाइंड द करेक्ट आंसर इन विच द फॉलोइंग phosphorylated molecules have been arranged in a decreasing order of their phosphoryl transfer potential। ठीक है, कि किसका सबसे ज्यादा है फॉस्फेट ग्रुप देने का पोटेंशियल, किसका सबसे कम है। तो जैसे इसमें आ रहा है फॉस्फेनोल पायरुवेट, कि जब फॉस्फेनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है, जो ग्लाइकोलिसिस की लास्ट रिएक्शन है, तो उसका सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपको दे रखा है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी दूसरी रिएक्शन है आपकी, जो 1,3 से 3 फॉस्फोग्लिसरेट फिर बनता है। फिर दे रखा है एटीपी, उसके बाद दे रखा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और लास्ट में आपका ग्लूकोज 3 फॉस्फेट। तो सबसे ज्यादा आप याद रखना पीईपी का है इन सब के अंदर। स्पेक्ट्रोफोटिक जो मेजरमेंट होती है, उनमें से कौन से अमीनो एसिड मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो होते हैं एरोमेटिक, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। व्हाट इज ट्रू अबाउट बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एक ओलिगोमर है, अप्रोक्सीमेटली 400 किलो डाल्टन होते हैं। तो बैक्टीरियल का जो पॉलीमरेज होता है उसमें हमने पढ़ा था 2 अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा सब यूनिट होती है। इट्स बीटा सब यूनिट टुगेदर विद मैग्नीशियम कन्वर्ट्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इनटू आरएनए। और अब इसमें फिर और क्या बता रखा है, अल्फा मैंटिन जो है वो स्ट्रांगली इनहिबिट्स एंजाइम। देखो अल्फा मैंटिन जो होता है वो यूकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। एंड दिस एंजाइम कैन आल्सो फॉर्म डीएनए फ्रॉम आरएनए। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं है ये, आरएनए से डीएनए नहीं बनाएगा, लेकिन डीएनए फ्रॉम आरएनए, ये आपका डीएनए से आरएनए बनाएगा। ठीक है, द एंजाइम कैन आल्सो फॉर्म डीएनए फ्रॉम आरएनए, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आरएनए से डीएनए बनाना है आपने, सो आरएनए फ्रॉम डीएनए नॉट डीएनए फ्रॉम आरएनए। तो इसमें आपका, उसने आपसे करेक्ट पूछा है, तो इसमें सिर्फ ए और बी है, क्योंकि सी और डी तो आपका इनकरेक्ट है। रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है, और ये बीटा सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जैसे ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है ना कि कौन सी एंटीबायोटिक होती है कि जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में इनहिबिट करते हैं, तो रिफैम्पिसिन स्पेसिफिकली बाइंड्स टू द बीटा सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पर आपको मैच करना है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जेल फिल्ट्रेशन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हैज टू बी प्रोटीन स्ट्रक्चर, ए का 3 होना चाहिए, बी का मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, जेल फिल्ट्रेशन इज फॉर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन डिटेक्शन। ठीक है, सिंपल है आपका A3B1C4D2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड अफेक्ट द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपने अमीनो एसिड्स को अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक करेक्टर। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिक होगा फिनाइल एलेनिन। ठीक है, क्योंकि वो उसमें काफी एरोमेटिक रिंग होती है। उसके बाद आपका ल्यूसिन, देन ग्लाइसिन, उसके बाद आपका हिस्टिडीन, और लाइसिन जो है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोफिलिक होगा। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, वन इज, तो स्टेटमेंट्स हैं, एक असर्शन है, एक रीजन है। वाइल द पीके ऑफ फ्री लाइसिन इज 10.5, decreases to 6.6 when present in the active site of acetoacetate decarboxylase. The decreased pK of lysine in the active site is due to the electrostatic effect of nearby positive charges। ठीक है, तो ये चलो फैक्ट या जो आपको याद रखना है, वैसे 10.5 होती है, बट वो कह रहे हैं कि वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ नियर बाय पॉजिटिव चार्जेस। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि जो प्रोटीन काइनेजीज हैं, दे कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ गामा। ठीक है, ये गामा होना चाहिए, फॉस्फोराइल ग्रुप ऑफ एटीपी टू प्रोटीन। ठीक है, गामा फॉस्फेट होता है जो अल्फा बीटा गामा में से वो जाता है, और सीरीन थ्रीओनिन और टायरोसिन,
ये तीन ऐसे अमीनो एसिड्स है जिनके अंदर OH ग्रुप होता है, तो इनकी फॉस्फोरिलेशन होती है, तो ये सही है। फॉस्फोरिलेशन बाय ऑफ प्रोटीन्स बाय प्रोटीन काइनेसिस मेक्स देम एग्रीगेटेड एंड नॉन फंक्शनल विद सब्सिक्वेंट डिग्रेडेशन। ऐसा कुछ नहीं है। डिग्रेडेशन की जब भी बात होती है तो हम यूबिक्यूटिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूबिक्यूटिनेशन की। तो इसके अंदर आपका एजर्शन तो सही है, रीजन आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मैलेट, फ्यूमारेट एंड सक्सिनेट प्रोसीड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आपने बताना है कि करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अगर आप देखो ना, जब आप सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ते हो, पहले सिट्रेट बनता है, फिर आपका आइसोसिट्रेट, ये बीच में पहले सिस एकोनाइट्रेट बनता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद आपका सक्सिनाइल कोए, उसके बाद सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट। तो ये डी होना चाहिए, पहले सक्सिनेट आएगा, फिर बी फ्यूमारेट आएगा, उसके बाद ए मैलेट आएगा और सी ऑक्सैलो एसीटेट। Oxidation of one molecule of FADH2 in the respiratory chain forms how many molecules of ATP? तो दैट इज 1.5 थ्रू कॉम्प्लेक्स 2 एंड 4। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट हैज अ मेजर रोल इन स्टेबलाइजेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स फॉर्म पार्ट ऑफ दिस इफेक्ट? ठीक है, देखो ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन ये तीनों हाइड्रोफोबिक हैं। वैलिन, मिथुनिन, आइसोल्यूसिन भी हैं। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन। ठीक है, अब ये होता है कि जो टायरोसिन होता है उसमें एक OH ग्रुप होता है, मे बी वो थोड़ा सा कम हाइड्रोफोबिक हो। और ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन, फिनाइल एलेनिन ये भी हाइड्रोफोबिक है। टायरोसिन, सिरिन, लाइसिन, लाइसिन तो हाइड्रोफिलिक होता है। तो इसमें इसी वजह से आपका ABO D बन रहा है। होता टायरोसिन भी हाइड्रोफोबिक है, बट टायरोसिन के अंदर OH ग्रुप होने की वजह से इसलिए वो शायद यहाँ पर उसको हाइड्रोफोबिक में कंसिडर नहीं कर रहे। यहाँ पर आपके पास लिस्ट है, आपने मैच करना है लिस्ट वन लिस्ट टू। कैस्पेजिस, कैस्पेजिस का नाम होता है जब हम एपोप्टोसिस की बात करते हैं, तो A has to 4। प्रोटीजेस की बात करेंगे हम डिग्रेडेशन की। पॉलीमरेज की बात करते हैं हम रेप्लिकेशन में, और काइनेज की बात करते हैं हम सिग्नलिंग में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। एन ऑक्सीहीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स, उसमें हीम विद आयरन, ऑक्सीजन प्लस क्या होता है आपका? प्रोटीन। फाइंड द रॉन्ग वन आउट। न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोराइल ग्रुप इज न्यूक्लियोसाइड, बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट होता है। प्यूरिन्स एंड pyrimidines आर डबल एंड सिंगल लिंक। प्यूरिन्स में दो रिंग होती हैं और pyrimidine के अंदर सिंगल लिंक होती है। प्यूरिन एंड pyrimidines आर लिंक्ड बाय पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की बात तो हम बैक्टीरियल सेल वॉल में बात करते हैं। शुगर और जो बेस है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है आपका? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और एडिनोसिन और यूरेडिन के आपके राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट पेनिसिलिन। ये एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, ये सही है। ये ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेज को टारगेट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ बीटा लैक्टम रिंग प्लस प्रोलिन। ठीक है, नहीं इसमें बीटा लैक्टम रिंग तो होती है, बट प्रोलिन तो का कुछ नहीं होता कि प्रोलिन ही होता। और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद एक्टिव साइट सिरिन। फॉस्फोडाइस से बॉन्ड किसके बीच में बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आंसर होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस में अगर हम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से स्टार्ट करें तो आपको नॉर्मली क्या होता है कि दो ATP और दो NADH बनते हैं, लेकिन यू आर स्टार्टिंग विथ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है और जो फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 6 1,6 बना है उसको आपने काउंट नहीं करना। तो आपके पास 4 ATP बनेंगे और 2 NADH। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मैच करना है, जैसे फैटी एसिड, ग्लिसरोलिपिड्स, सैक्रोलिपिड्स एंड पॉलीकेटाइड्स। तो फैटी एसिड जब हम बात करते हैं तो ऑलिक एसिड हो गया, स्टीरिक एसिड हो गया, तो A का 2 होना चाहिए। ग्लिसरोलिपिड्स में हम बात करते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, सैक्रोलिपिड्स में हम बात कर रहे हैं लिपोपॉलीसेकेराइड्स, और पॉलीकेटाइड्स में टेट्रासाइक्लिन एंड एफ्लाटॉक्सिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोट्रॉफ्स डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड केमिकल फ्यूल्स रिस्पेक्टिवली। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फोटो मतलब लाइट पे डिपेंडेंट है, कीमो आपके किस पे डिपेंडेंट है? केमिकल एनर्जी पे। फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोटोट्रॉफ्स कैन नॉट बी ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है ना, अब जो फोटोट्रॉफ है वो तो सनलाइट से अपना फूड खुद ही बना रहा है, और जो कीमोट्रॉफ्स होते हैं वो केमिकल पे डिपेंड होते हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि वो ऑटोट्रॉफ्स ही हैं, बिकॉज दे आर मेकिंग देयर ओन फूड, तो उनको आप हेटरोट्रॉफ्स। तो ये कहना कि दे कैन नॉट बी ऑटोट्रॉफ्स, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। गिवन बिलो इज द ट्रिपलेट नेचर ऑफ कोडोन, द पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ 4 बेसिस। तो अब वो आपको पता ही है कि क्योंकि आपने ट्रिपलेट ही बनाना है, तो 3 पोजीशंस हैं, 4 इंटू
4 × 4, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके? 64, और जिसको आप क्या लिख सकते हो? 4⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ रीडिंग फ्रेम्स इन ए गिवन डबल स्टैंडर्ड डीएनए? तो होते हैं 6 रीडिंग फ्रेम। जैसे एक स्टैंड से आप 3 बनाते हो, दूसरे स्टैंड से भी 3, 6 ओपन रीडिंग फ्रेम। कैटालिटिक एफिशिएंसी मतलब Kcat/Km। अमीनो एसिड इन रीनल ट्यूबुलर सेल दैट फॉर्म अमोनिया विच इज फाइनली एक्सक्रीटेड एज अमोनियम इज ग्लूटामीन। ठीक है, तो वो जो अमीनो एसिड होता है जो बेसिकली अमोनिया बनाता है, और विच इज फाइनली एक्सक्रीटेड एज अमोनियम इज योर ग्लूटामीन। गैमलिन टेस्ट एंड वैंडरबर्ग टेस्ट आर यूज्ड फॉर। ठीक है, ये चलो आपको याद ही रखना है। गैमलिन टेस्ट होता है यूरिन के अंदर बिलीरुबिन को डिटेक्ट करने के लिए, और वैंडरबर्ग होता है आपका सीरम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हैव माइनर फिनोटिपिक एनोमलीज विद स्मॉल टेस्टिस एंड एनलार्ज ब्रेस्ट। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ना, वो सिर्फ मेल्स को होता है, और इसमें जो आपका बेसिकली जेनेटिक मेकअप, या जिसे आप बोल सकते हो कैरियोटाइप, वो आता है 44+XXY, तो सही है। जिन मेल में XYY सिंड्रोम है उसमें 2 वाई क्रोमोसोम है। सो सच इंडिविजुअल्स हैव एंटी सोशल बिहेवियर एंड एग्रेशन। द फ्रीक्वेंसी इज अप्रोक्सीमेटली 1 in 650। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है, बट ऑब्वियसली दोनों रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, XXY एक अलग है, XYY अलग है। Protein folding is essential for structure and function until is still an unresolved problem in biology. प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम्स लीड टू एग्रीगेशन एंड कोज ऑफ फॉर मैनी डिजीज। जैसे एक होते हैं अल्जाइमर, उसका रीजन यही होता है, जैसे बीटा माइलोइड प्रोटीन होता है उसके एग्रीगेट बन जाते हैं। लेविंथल पैराडॉक्स इज ए थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द टाइम नीडेड फॉर ए प्रोटीन टू फोल्ड। ये सही है। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि लेविंथल जो पैराडॉक्स है वो प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड ही होता है। अकॉर्डिंगली ए पॉलीपेप्टाइड मे टेक बिलियन ऑफ ईयर टू फोल्ड इफ ऑल पॉसिबल कॉन्फर्मेशंस आर एक्साइज ड्यूरिंग प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, तो एट द एंड तो प्रोटीन आपको एक ही प्रॉपर कॉन्फर्मेशन में देखने को मिल रहा है, बट ऑब्वियसली अगर वो कह रहा है कि जितनी भी कॉन्फर्मेशन हो सकती हैं वो सब बनाने में बिलियन ऑफ ईयर लग जाएंगे, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोप्लाज्मा, उसे बोलते हैं हम सिंथेटिक बायोलॉजी। डीएनए फोटोलाइज, जब भी टीटी डाइमर बन जाता है, थाइमिन थाइमिन डाइमर बनता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए FADH2 चाहिए होता है एज ए कोफैक्टर, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। बफरिंग आर ब्लड सिस्टम की बात होती है तो हम बाइकार्बोनेट बफर की बात करते हैं मेनली, क्योंकि बाइकार्बोनेट जो होता है वो हमारी जो ब्लड की पीएच वैसे कितने होते हैं 7.4। ठीक है, तो उसको कौन मेंटेन करता है आपका? बेसिकली वो जो पीएच है उसको कौन मेंटेन करता है आपका? दैट इज योर बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट बफर। Which group of antibiotics inhibit translation by binding to the 50S ribosomal subunit? ठीक है, तो उसका आंसर क्या आपका? इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल। जैसे जो इरिथ्रोमाइसिन होती है वो बाइंड करती है एग्जिट साइट के ऊपर। ठीक है, और क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट्स 23S राइबोसोमल आरएनए एक्टिविटी ऑफ द 50S। अब यहाँ पर एक लिस्ट 1 और 2 है, उसको आपने मैच करना है। दैट इज एवर्जन टू वाटर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं आपका? हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। लेविंथल पैराडॉक्स देखो अभी आपने डिस्कस करा, दैट इज रिलेटेड टू प्रोटीन फोल्डिंग। सी वैल्यू पैराडॉक्स दैट इज डीएनए कंटेंट ऑफ सेल। और रामाचंद्रन प्लॉट प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशन। देखो क्या होता है ना, जो सी वैल्यू पैराडॉक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये कहना कि किसी का डीएनए ज्यादा है, ठीक है, या किसी के अंदर डीएनए वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है। मे बी किसी में डीएनए ज्यादा है वो कम कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और किसी में डीएनए कम है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसे बोलते हैं हम सी वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी सेपरेट प्रोटीन्स बेस्ड ऑन। ठीक है, तो इसमें एक स्टॉक्स रेडियाई भी होता है और मॉलिक्यूलर वेट एंड शेप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जिसका वेट सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले बाहर आता है, जिसका छोटा होता है वो सबसे बाद में बाहर आता है। ट्रांसलेशन के टाइम पे जो पॉलीपेप्टाइड है वो N to C टर्मिनल डायरेक्शन में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ सेल? लाइसोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे वैसे दोनों ऑप्शन ही लाइसोसोम आ गई, क्योंकि लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं हम? सुसाइड बैग्स। द एसिड फास्टनेस ऑफ माइकोबैक्टीरिया इज ड्यू टू।
दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड। ठीक है, जो बेसिकली ये एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, ये स्पेसिफिकली वही बैक्टीरिया दिखाते हैं जिनमें माइकोलिक एसिड होता है। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, प्यूरिन, pyrimidines are the building blocks of DNA and RNA. Based on their molecular weight, arrange these molecules in an ascending order. ठीक है, तो इसमें सबसे डिक्रीजिंग का, असेंडिंग का मतलब पहले सबसे कम फिर उससे बड़े की तरफ। फॉस्फेट का वेट सबसे कम होगा, उसके बाद होना चाहिए पिरिमिडिन क्योंकि उसकी सिंगल रिंग होती है, प्यूरिन में डबल रिंग होती है, फिर न्यूक्लियोसाइड होना चाहिए और उसके बाद आपका न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें आपका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ECATB। फॉर द सेपरेशन ऑफ टू प्रोटीन्स विद सेम मॉलिक्यूलर वेट, तो इनमें से कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे? ठीक है, देखो एक होता है एसडीएस पेज। एसडीएस पेज में हम वेट के बेस पे ही करते हैं। अब दोनों का वेट सेम है तो एसडीएस पेज तो आप नहीं कर सकते। देन यू हैव टू गो फॉर 2D। 2D में क्या होता है कि पहले आप जैसे इसमें आप चार्ज के बेस पे सेपरेट करते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग भी होती है और फिर आपका एसडीएस पेज भी होता है, तो इससे आप कर सकते हो। मास स्पेक्ट्रोमेट्री कर सकते हो विद लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन में भी क्योंकि दोनों का वेट सेम है तो फिर दोनों एक साथ आएंगे। मतलब जेल फिल्ट्रेशन और एसडीएस पेज तो आप नहीं कर सकते, तो इसमें आपका बी और सी ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टुगेदर डिस्क्राइब द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन? दे फॉर्म मेन कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सही है। दे आर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। देखो इंटीग्रल है तो वो तो बाहर से हाइड्रोफोबिक है तो वो सॉल्युबल तो नहीं होंगे। मोस्टली कंपोज्ड ऑफ पोलर अमीनो एसिड, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर सॉल्युबल इन एसडीएस। एसडीएस जो है वो एक डिटर्जेंट है, उसमें वो सॉल्युबल होते हैं। एंड दे फॉर्म एग्रीगेट्स इन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है, एग्रीगेट बना लेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि वही है ना कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से। द पेप्टाइड बॉन्ड सी अल्फा सी एंड सी अल्फा प्रेजेंट इन प्रोटीन इज रिजिड एंड प्लेनर, ठीक है, ये सही है। प्रोटीन्स आर हाईली डायनामिक एंड अंडरगो लार्ज कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। और लास्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस फॉर द डीएनए स्ट्रेच, GATC ATCG AACT। तो ऑब्वियसली जी के सामने सी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, फिर ए के सामने टी। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है, वो है आपका फर्स्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट। सो ये हो गया आपके जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे रिलेटेड टू CUT PG 23। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने 24 वाला भी पेपर डिस्कस किया था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस के अंदर, सो यू कैन आस्क क्वेरी। जो भी आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो आप बेसिकली यू कैन, आपका जो भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है तो वो आप क्वेरी में डाल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच।